अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, तकरीबन अभी एक हफ़्ता जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम लास्ट संडे की बात करें तो तब से एक अहम मुआहिदा, एक अहम MOU जिसके ऊपर दस्तखत जो है वो किए गए, तकनीकी सतह के ऊपर मुज़ाकरात किए गए अमेरिका और ईरान के दरमियान। पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया और उस हवाले से 60 दिन का जो एक टाइम था वो दिया गया कि उसके दरमियान चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज़ की जाएंगी और आने वाले दिनों में मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा, मज़ीद चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। लेकिन ईरान और अमेरिका में फिर से एक दफ़ा तनाव देखने में आया है और हमने ये देखा कि अमेरिकी फ़िज़ाई हमले के बाद ईरान का ख़ित्ते में अमेरिकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाने के हवाले से जो है वो दावा भी सामने आया है। पासरानी इनकलाब ने अहदाफ के मुकाम हमले की नौयत या नुकसानात के बारे में अभी तक फ़िलहाल कोई आदाद शुमार जो है वो बयान नहीं किए और ना ही किसी किस्म की तफसीलात जो हैं वो जारी की हैं। लेकिन जो ईरानी फ़ौज है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई भी जो सॉफ्ट पॉलिसी है उसकी तरफ नहीं आया जाएगा। सो अब ये देखना होगा कि इस मामले के ऊपर, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है वो शुरू से थी और अब तक वो कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। सो समझ ये नहीं आ पा रहा कि MOU जो है वो बरकरार है या नहीं है, या जो सीज़ फायर है वो कंटिन्यू है या वो ख़त्म हो चुका है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक तरह जैसे अपना हुर्मुज़ जो है वो फ्री हुआ है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं उसमें नुमाया कमी देखने में आई है। पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने के बावजूद क्या आवाम को रिलीफ मिला है या नहीं मिला, और जो खबरें, जो खुशखबरियाँ हमें सुनाई जा रही हैं वाक़तन वो क्या है और किस तरह से हम उसको रिलेट करेंगे तमाम तर सूरत हाल को। साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी एक जो कार्रवाई है वो की गई है। बलूचिस्तान के इलाके खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो अब फिर से स्टार्ट किए जा चुके हैं और उसमें 2 ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं नाज़रीन, और दोनों ऑपरेशन जो है वो कामयाब किए गए हैं। उसकी तफसीलात के ऊपर भी जाएंगे आज के प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तजियाकार हैं और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इशूज़ के ऊपर जो है वो गहरी गिरफ्त रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे, एक तो इस कन्फ्यूजन को शायद आप ही समझा पाएँ कि ये जो ईरान अमेरिका तनाव है, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि ये वाकई कम हो चुका है? MOU के ऊपर बहुत से भाव आ रहे हैं कि क्या वो स्टिल है या उसमें भी कोई दरारें आ चुकी हैं, और दूसरा ये सीज़ फायर क्या ख़त्म हो चुका है या वो चल रहा है अभी तक? सर नहीं, फ़ायदा देखें, एक है कि बिल्कुल आर्जी जंगबंदी भी है और जो इस्लामिक अकॉर्ड है वो भी इफेक्टिव है। बल्कि इस हफ्ते से मेरे ख्याल में जो टेक्निकल 3 टीमें हैं वो भी बैठ के मुज़ाकरात शुरू कर देंगी। और एक बात याद रखें कि जब आर्जी जंगबंदी होती है, अरेंजमेंट होते हैं, टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें अक्सर ये चीज़ पर वायलेशन होती रहती हैं। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ठीक, खास तौर पे आपने देखा होगा इसमें मसल टैक्सिंग भी होती है, पोस्टरिंग भी होती है, प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि अपनी मर्जी के कुछ अपने कंसेशन ले दी जाए, ये बातें भी की जाती हैं। और खासतौर पे इसमें अगर आप देखें, इस पर ईरान ने 4 ड्रोन फायर किए और उनमें से एक जाके सिंगापुर के जहाज को लगा। उसको ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन स्टिल उसका लॉस हुआ, आपने देखा। तो इसी तरीके से दूसरा जो है, इसके रिटेलिएशन में सेंटकॉम ने जो है उन्होंने अटैक किया, उन्होंने जाके उनके जहां जहां ड्रोन फायर हुए थे वहां जाके नुकसान किया। तो आई थिंक बेहतर तो ये कि एक सेंस प्रिवेल होने चाहिए। अगर कहीं जगह आपके वहां में कोई तनाज़ात है तो मेडिएशन की टीम पाकिस्तान और कतर की है, आप उनसे कांटेक्ट कर लें या डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। लेकिन बजाय से कि आप इमीडिएटली एक वायलेशन शुरू कर दें, मेरे ख्याल में वो दूरस्थ नताइज उस पर जो है वो खराब होते हैं, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कहीं एस्केलेट ज्यादा कर जाए तो फिर खतरा होता है कि आदि जो जंगबंदी है ये कहीं ज्यादा लड़ाई में शामिल हो जाए। तो इस वजह से अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं है। जो स्टेटमेंट्स आती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, अमेरिकन अपने प्रेसिडेंट अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए करते हैं, ईरानियन जो है वो अपने अवाम के लिए करते हैं ताकि उनको ये पता चले कि बोथ साइड एक्टिव और वो अपने आप को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसी चीजों के लिए अच्छी बात होती है। अदरवाइज आप ये याद रखें, कोई इतना ऐसी बात नहीं है ये कि इसमें ये कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जंगबंदी भी चल रही है, टेक्निकल टीमें भी बैठ जाएंगी और जाहिर है कि ये ईरान को काफी अपर हैंड है, इसलिए ईरान को चाहिए
कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे ये कहीं खुदा ना खास्ता जंग खतरे में हो और फिर दुनिया में जंग के बादल छा जाए। ठीक है, लेकिन सर आपने ये कहा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती है, लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो बयानात आ रहे हैं, एक तो होता है ना कि सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू एक वायलेशन जो है वो क्रिएट की जाती है कि ये मामला जो है वो हो रहे हैं और मिसगाइड किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई स्टेट का जो हेड है वो इस तरह की बयानात दे रहा है या वो बता रहा है, तो फिर सर उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? ये भी क्योंकि बहरहाल बहुत से भाम अभी इसके ऊपर भी पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह जेडी विंस ने कहा कि तशद्दुद जो है उसका जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सो इसको आप कैसे कोट कर रहे हैं कि फिर हमने डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेशली आज का जो उनका बयान था वो यही था कि जो ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए, ये वो कह रहे हैं। साथ कहते हैं कि अमेरिकी सदर ने ये भी कहा कि ईरान का एक ड्रोन बड़े जहाज़ के ऊपर जो है वो डेक से टकराया, फिर ईरान के 3 जो है वो हमने ड्रोन मार गिराए। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं ये अहमकाना कार्रवाइयाँ जो है ये नहीं होने देंगे, अगर ये होंगी तो फिर अंजाम वो होगा कि जो कोई सोच नहीं सकता। सो सर फिर हम इनको क्या कंसीडर करेंगे? इनमें कंसीडर यही करेंगे ये डेफिनेटली पोस्टरिंग है, अदरवाइज अगर एक दफा ईरान ने किया अमेरिका ने करके बराबर कर दिया है एंड ऑफ इट। नाउ मीडिएटर का काम है कि आई एम श्योर कि हमारे फील्ड मार्शल भी बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, इधर से ईरानी लीडरशिप से बात की जाएगी, इससे कतर के लोग भी टीम जो वो बात करेगी ताकि इसको इमीडिएटली डिफ्यूज किया जाए, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और यही अमेरिकन देखिए इस वक्त जो भी वो बात करें हम ये करेंगे, हम तबाह कर देंगे, मान ये बातों को यू शुड टेक इट नॉर्मल, ये उनकी आदत है और वो अपने पोस्टिंग करते रहते हैं। ईरानियन को लीडरशिप बहुत तहम्मुल में से काम करती है, सोच समझ के करती है। सो दोनों साइडों को रिस्ट्रेन शो करने की जरूरत है, तहम्मुल मिजाजी की जरूरत है। दुनिया इतने बड़े इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस से गुजरी है कि अब वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि दोबारा खुदा ना खास्ता जंग शुरू हो जाए। और पूरी दुनिया का प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर था, इसीलिए उन्होंने ये अपने ईरान के हिसाब से बेहतर डील की है, अमेरिका के हिसाब से कमजोर डील की है, बट ही हैड टू डू इट ताकि कम से कम दुनिया में जो क्राइसिस होने वाले आ रहे थे वो खत्म हो गए। आपके सामने जो ही ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लिए नेवल ब्लॉकेट खुला है तो आप देख लें 70, 72, 73 रुपए पे डॉलर्स पर बैरल वो स्टार्ट हो गया। तो ये काफी प्राइस स्टार्ट होंगे। पाकिस्तान में इसका ट्रिकलिंग इफेक्ट बड़ी जल्दी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों मुल्क नहीं लड़ाई चाहते, दोनों मुल्क चाहते हैं कि अमन हो, दोनों और ईरान दोनों बेटर अपर हैंड। ईरान की सैंक्शन खत्म हो रही हैं, ईरान के एसेट जो डीप फ्रीज हो रहे हैं, ईरान को आपके सामने उनको जो है वो उनके जो आप ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास होगा वो उसके थ्रू से आएगा तो इसकी ज्यादा वैल्यू होगी। फिर उनको ऑयल और गैस बेचने की इजाजत मिल गई है, उससे वो पैसों की अर्निंग हो जाएगी। ये इफेक्ट जब अवाम के ईरान के अवाम के पास जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस अपनी हुकूमत पे बढ़ जाएगा। ये सारी देखा जाए तो आई थिंक इस वक्त ईरान की गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत तामिल मिजाजी करें और छोटी चीजों को इग्नोर करें, उनकी स्टेटमेंट को इग्नोर करें। ओनली थिंग इज ईरान को भी स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ती है अपने अवाम की कन्वेंशन के लिए, डोमेस्टिक कन्वेंशन के लिए, नॉट कि वो कोई इसके लिए कुछ सडनली कोई एक्शन करना चाहते। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि सिंगापुर में अभी जो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन मंगल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और मंडे का ये बताया जा रहा है कि शायद आयतुल्ला हमनई साहब का जो तदफीन है बाकायदा तरीके से उसको स्टार्ट किया जाए। और उस हवाले से तमाम काफ़ी मुल्कों के सरबराहान को जो है वो इन्विटेशन भी दिए गए हैं कि वो भी उसमें शिरकत कर सकें। सो सर क्या समझते हैं कि अगर ये 2-3 दिन तो हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह की चीज़ें हुई तो ये प्रेडिक्शंस भी हैं कि शायद ईरान फिर जो है वो कुवैत के ऊपर भी हमला करो और बाकी वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने भी फिर अपनी तरफ से प्रॉपर उसके ऊपर हमने काम करना है। तो सर फिर क्या देख रहे हैं अगर ये 2-3 दिन फिर पाकिस्तान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है और किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो स्मूथली आगे लेके चला जाएगा? सर देखिए पाकिस्तान ने जो ये दोनों अटैक हुए, ईरान का होगा फिर अमेरिका का होगा, तो आई एम श्योर कि आपके सामने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात भी की है और मेरे ख्याल में हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जरूर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की, बिकॉज ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद देम। तभी तो वो बार बार उनकी तारीफ भी करते हैं कि वे इज अ फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, इज अ गुड गाय, इज अ फाइटर। ये चीज को देखें तो वो उनसे बात कर रहे होंगे, इधर सऊदी अरब से बात करेंगे, बिकॉज
इस वक्त जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ये दुनिया इसको याद रखेगी। बिल्कुल सर। इतने मुश्किल हालात में, मुश्किल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान फील्ड मार्शल पर्सनल कोशिशों से जो कुछ हुआ, वी विल नॉट लाइक ये वेस्ट आउट हो। और इसी तरह जहाँ पर जरा से भी हालात खराब हो इमीडिएटली उसको डीएस्केलेट करें, उसको डिफ्यूज करें, दोनों मुल्कों से बात करें, कौन से किसके क्या भाम है उसको दूर करें और फिर आगे एज में जंगबंदी चल रही है और उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, छोटी मोटी स्क्रिमिश हो रही हैं, डजंट मैटर। आई थिंक वन शुड नॉट बॉदर एट ऑल। ठीक है सर, एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा मुआहदा जो है वो हो गया और आपकी कह रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये डीरेल नहीं कर सकती और इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसा मीडिएटर है तो वो इसको सबूताज नहीं होने देगा। सर दूसरी तरफ एक बड़ा मुआहदा एक और भी हुआ है लबनान और इसराइल के दरमियान। सर उसमें भी 14 निकात के ऊपर ही इत्तफाक किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लबनान के अंदर जो है वो बड़े एहतजाज किए जा रहे हैं कि ये जो मुआहदा है शायद जो लबनान की हुकूमत है उसके हाथ पांव बांध लिए गए हैं और आवाम जो है सरापा एहतजाज। इसराइल जो है वहाँ पर इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। सर इसके हवाले से क्या कहेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली ईरान के कॉन्ट्रैक्ट में लबनान का जिक्र किया गया था, तो सर क्या समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको कैसे लिंक करेंगे हम? देखिए ये जो 3 टेक्निकल टीमें हैं, एक न्यूक्लियर के बारे में है, एक इकोनॉमी के बारे में है और एक स्पेशल लेबनान इजराइल लड़ाई के बारे, जंगबंदी के बारे में। ज़ाहिर जब कभी टेक्निक तो मुआहदा हो गया, लड़ाई बंद हो जाएगी, अब जब बैठेंगे तो उसमें यही डिसाइड होगा परमानेंट जंगबंदी कैसे करनी है। इजराइल ने अपने जो इरादे के जो इलाके कब्जा किए हैं लेबनान के वो कैसे वापस करने हैं। 25% बड़े इंपॉर्टेंट एरिया है वो लेबनान विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो इजराइल के पास चले जाएं, वो वापस होंगे। देन ऑफ कोर्स डिसाइड यही होगा ना ईरान अननेसेसरी अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करेगा और ना प्रॉक्सीज अननेसेसरी वहां पर लड़ाई करेंगी। लाइक पे इजराइल विल आल्सो रिस्ट्रेन करेगा ताकि उनकी जंगबंदी इफेक्टिव हो। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा अगर ये जंगबंदी होती तो इससे आइंदा के लिए जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बड़ा आसानी रहेगी। इसलिए ये 3rd टेक्निकल टीम है स्पेशल इसी के लिए और आई एम श्योर इसको बड़े डेलिकेट तरीके से जो है उसको हैंडल किया जाएगा और कहीं ना कहीं चाहे 60 दिन हो जाए या और से ज्यादा दिन लग जाते हैं, बट एलो में जंगबंदी लगी हुई है, मुज़ाकरात टीमें बातें कर रही हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि कहीं ना कहीं एंड पे जाके इसका मसला हल हो जाए। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये भाम जो है ये इनसे ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अब एक MOU के ऊपर दस्तखत हो चुके हैं तकनीकी सतह के, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इससे पॉजिटिव समरात जो है वो मिलेंगे और ये छोटी मोटी हैपनिंग्स जो हैं ये बहरहाल इस MOU को जो है वो सबूताज नहीं कर सकती। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो इबाहम है, जो जिस तरह की चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं वो ना हो और ये मुआहदा ऐसे ही स्मूथली जो है वो आगे चलता रहे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। चूँकि हम देख रहे हैं कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी जो है वो नोटिस की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आवाम जो है वो अब भी रो रही है। उनका ये कहना है कि हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। नाज़रीन, हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 299 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर पर अभी तक स्टिल बरकरार है। सो अब कहा यह जा रहा था कि जैसे ही ये जंग जो है वो ख़त्म होगी, MOU साइन होगा, तो साथ ही साथ जो महंगाई है उसमें कमी आएगी क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस में कमी आएगी, डीजल की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन आवाम इस वक्त फिर भी जो है उसी सूरत हाल, उसी कशमकश में जो है वो मौजूद है। नाज़रीन, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो माहिर मईशत मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। शाहिद हसन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक तो हम ये सुन रहे थे कि जैसे ही जंगी सूरत हाल जो नॉर्मलाइज होगी तो उसी तसलसल से जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की वो कम होंगी, लेकिन वो तो जूं की तूं हैं और हुकूमत ने कीमतें भी बरकरार रखने का फैसला किया है। तो सर, ये जो हुकूमत का दावा है कि महंगाई में अभी बड़ी खातर कमी आई है, लेकिन आम शहरी की कुव्वत ख़रीद अब भी वही है, अब भी कीमतों की प्राइसेस कम होने के बजाय ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। तो सर क्या कह रहे हैं, ये कौन सा रिलीफ है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, फरवरी 2028 में जो आपकी महंगाई थी, यानी जंग से पहले, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे ज्यादा है महंगाई, और बढ़ेगी आने वालों में महीनों में। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई गलतफहमी नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ख्वाब देख रहे हैं हाँ तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ख्वाब देखना नहीं, आपको अमल करना होता है। हाँ तो कभी ये मुतालबा तो नहीं कर रहे कि भाई हम करें। सवाल ये है कि क्या, पहला सवाल तो ये है कि हुकूमत ये जो दावा कर रही है रिलीफ का, ये एक सियासी दावा है। वो उन्होंने रिलीफ इसलिए ज्यादा नहीं दे पाए कि रिलीफ देने के लिए ताकतवर तबकों को जो बेतहाशा मराद दे दी हैं, अभी दे दी है, और टैक्स चोरों को मराद दे दी हैं, तो वो बरात वापस लेनी पड़ेंगी। उसके लिए हुकूमत तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि मेंबरान पार्लियामेंट तैयार नहीं है तीनों पार्टियों के, और मेंबरान सूबाई असेंबली तैयार नहीं है। मैं मुस्लिम लीग खाली ब्लेम नहीं कर रहा, ना तहरीक इंसाफ के लोग तैयार हैं, ना पीपल्स पार्टी के तैयार हैं, और ना जो है वो PMLN के तैयार हैं, ना स्टेट बैंक तैयार है, ना नैब तैयार है, ना FBI तैयार है, ना इदारे तैयार हैं, ना जो है कौम तैयार है। इसलिए कि कौम कोई मुतालबा कर ही नहीं रही है। तो सवाल ये है कि अगर आज हुकूमत बिजली के पेट्रोल के नर्ख कम कर दे हाँ और तालीम का बजट उससे दुगना कम कर दे, तो आपको क्या फायदा होगा? अगर बिजली के पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के GST बढ़ा दे, इसलिए मैं तो एक जुमला कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए। जो बेचारा फुटपाथ पर पैदा होता है, वो जब दवाई खरीदता है तो उसको GST देना पड़ता है। बिल्कुल। और जो अच्छा सर, एक चीज और, ये तो आपने वजह फरमाया कि GST तो देना पड़ता है, उसमें खातिर खा इजाफा जो है वो हुआ है, 20% तकरीबन अब इजाफा हो गया। सर ये बताइएगा कि अभी क्योंकि हम ये बात करें कि खाम तेल की कीमतों में खातिर हाँ कमी हुई है, लेकिन सर एक चीज़ समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ईरान के तेल के ऊपर इन्हिसार तो नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसके मुआहदे हैं जहाँ पर वो तेल गैस जो है वो ले रहा है। सो सर, अगर ये अवाम को कैसे समझाया जाए, और ये किस तरह से हम भी समझें कि अगर ईरान में जंग बंद हुई है, ईरान के रास्ते खुले हैं, ईरान अगर तेल कहीं पे भी सप्लाई करता है, तो उससे पाकिस्तान में महंगाई या पाकिस्तान में कीमतों में कमी से क्या जो है वो लिंकेज बनता है सर? देखिए, मैं आपसे सवाल ये पैदा होता है कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई, उस वक्त जो आलमी मंडी में कीमतें थी और आज क्या है, और पाकिस्तान में क्या थी और आज क्या है। बात ये एक होता है पेट्रोलियम लेवी। हुकूमत ने ये कहा है कि हम 80 रुपए फी लीटर औसतन पेट्रोलियम लेवी लेंगे। इसका क्या मतलब है? अब ये पेट्रोलियम लेवी वो होता है जो कि जिसका सूबों को हिस्सा नहीं जाता है। अब अगले साल जो मेरे पास इत्तलात हैं, कुछ 1600 अरब रुपए का हदफ रखा है पेट्रोलियम लेवी का। तो अगर हुकूमत ये पेट्रोलियम लेवी लेती है तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद भी कम हो। जब आप 1676 अरब लेंगे, अब चूंकि आपने बताया कि आवाम को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होती है, मगर आवाम भी तो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। मैं जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 में पूरे एक साल में 12 महीने में पाकिस्तान की हुकूमत ने 127 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लिया था। अगले साल 1676 अरब का ले रहे हैं। तो ये क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं एतराज करते? क्यों नहीं आपके चैनल के बाहर आ जाएं, 100 आदमी 200 आदमी आए और ये कहें जी ये 1676 अरब रुपए का जो आप भत्ता ले रहे हैं, जो टैक्स नहीं है क्योंकि इसमें सूबों का हिस्सा नहीं जाता, अगर ये आप वापस नहीं लेते तो फिर जो है ये हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है। लेकिन ये जब आप वापस लेंगे तो आपने जो ताजरों को, सनतकारों को, बरामद कुनंदगान को, प्रॉपर्टी वालों को बेसहाशा बरात दी हैं, वो उनसे वापस लेनी पड़ेंगी। वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर मेरा सिर्फ कहना ये था, अगले साल को जो टैक्सों का वसूली का हदफ रखा है, मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, वो हदफ हासिल नहीं होगा तो उसका बोझ कौन उठाएगा? आवाम। पिछले साल जो हदफ रखा था उससे 1100 अरब रुपया कम वसूल हुआ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उसका बोझ किसने उठाया? आवाम ने। इसलिए कि 15,000 अरब रुपया तरक्याती अखराजात, तालीम और सेहत में कटौती कर दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, आवाम को भी सोचें कि दुनिया के 10 मुल्क हैं जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, और वो 11 करोड़ आदमी है जिनको पेट भर के खाना नहीं मिलता। तो आप उनके लिए तो आप कुछ नहीं करते, ना 26 मिलियन बच्चों के लिए करते हैं, आप एक छोटे से तबके लिए करते हैं। और आवाम का जो तबका है वो एतराज नहीं करता, सिर्फ वो कहते हैं आवाम परेशान है। तो आवाम करते क्या है सिवाय बीवी बच्चों को मारने के?
कभी उन्होंने सोशल मीडिया पे ये क्या, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, वहाँ कंपेन चल रही होती, फलां सियासतदान ने ये कहा, फलां सियासतदान ने ये कहा। मैं तनख्वाहदार तबकों से पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो ये बातें करते हैं बेल हुई या नहीं हुई, आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई मैं जो तनख्वाह लेता हूँ मैं तो टैक्स पूरा देता हूँ, उसके बाद मैं जीएसटी भी देता हूँ, मैं दवाई खरीदता हूँ उसमें भी जीएसटी देता हूँ, खाने की चीजें देता हूँ, हर चीज पे मैं जीएसटी देता हूँ, तो ये अरबों रुपया कमाने वाले क्यों माफ है भाई? तो ये इस पर सोशल मीडिया अगर खड़ा हो जाए, अगर इस पर खड़ा हो जाए, जैसे इफ्तिखार चौधरी सर अवाम तो बारहा इसके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं और अब प्रोटेस्ट पे हम देख रहे होते हैं, लेकिन सर इसका अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें, डेफिनेटली अवाम की शिकायत तो हमेशा से होती है ना महंगाई के मामले के ऊपर, कितनी महंगाई हो गई है। वो तो तब भी थी जब हम 70 रुपीज़ पेट्रोल को अगर 100 रुपये पर ले आए, तो तब भी अवाम जो है वो सरापा एहतजाज थी कि ये प्राइसेस ऊपर क्यों लेके गए हैं। लेकिन सर अब तो मामला जो है वो कुछ चेंज हो चुके हैं। सर कुछ टेक्निकल लेवल की अगर हम बात करें कि ये जो अभी हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि जी इसमें जो है कमी जो है वो पेश नहीं की जा रही है, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा, कि जीडीपी ग्रोथ जो भी आप बात करें कि आपने टैक्स दिया है तो ये हुआ तो वो, तो सर इनकी कीमतों में फिर कैसे कमी जो है वो लाई जा सकती है, किस तरह से पॉसिबिलिटी बन सकती है? सर नहीं मोहतरमा, आपने बड़ा आम सवाल पूछा है, लेकिन जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं उनको भी फर्ज है कि इस बात को समझें। देखिए अगले साल बजट आप पढ़ लें, 70 अरब 70 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट्स का हदफ रखा है, 70 अरब डॉलर, और एक्सपोर्ट का हदफ है 33 अरब डॉलर, यानी दुगने से ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौम एतराज क्यों नहीं करती कि भाई आप इंपोर्ट्स दुगनी से ज्यादा कैसे रख सकते हैं? क्या पाकिस्तान में पहले हुआ करती थी? क्या भारत में है? क्या बांग्लादेश में है? तो सर कैसे अवाम कैसे एतराज उठाए? सर यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कैसे एतराज उठाए? मैं बताता हूँ किन टूल्स के जरिए। नहीं कुछ नहीं करें, 75 आदमी आपके चैनल के बाहर आ जाए, 75 आदमी, और वो ये कहें कि जनाब ये जुल्म क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में 4% से भी कम ग्रोथ है, क्या बांग्लादेश में 4% से कम है? क्या श्रीलंका में 4% से कम है? क्या तो मेरे मुल्क में क्यों है? मेरे मुल्क में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेरे मुल्क में जो है लोगों को पेट भर की रजा क्यों इतनी नहीं मिल रही जितनी भारत में बेहतर है, बांग्लादेश में बेहतर है, श्रीलंका में बेहतर है? क्यों है? इसलिए कि आपने ताकतवर तबकों को मराद दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम अगर ये कहें कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट है उससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे मुल्क का ज़रिए मुबादला जा रहा है, तो ये मुतालबा क्यों नहीं करते? अगर मेरा अगले साल का अदद 33 अरब डॉलर है तो 33 अरब डॉलर का ही इंपोर्ट होता तो मेरा मसला हल हो जाता। लेकिन इंपोर्ट माफिया तो देखिए, फेडरेशन वाले क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास जाते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना उनके पास जाते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, फोटो फिर आप खबरों में 15 मिनट उनको दिखाते हैं। तो फेडरेशन वाले अपना मुतालबा कर रहे हैं, एसोसिएशन वाले अपना मुतालबा कर रहे हैं, ताजिर अपना मुतालबा कर रहे हैं, वडेरे अपना मुतालबा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी माफिया अपना मुतालबा ठीक है सर, आपको पॉइंट मुझे समझ आ गया है कि आपका ये कहना है कि अवाम खुद जो है वो अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाए। लेकिन सर अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई अवामी इश्यूज़ होते हैं तो वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, लेकिन सर उनकी आवाज़ पे इतना ज़ोर नहीं होता कि वो अपने मुतालबात को भी मनवा सके। तो सर इस पर फिर ये आप बता दें कि अवाम अपनी आमदन को कैसे बेहतर मौसर बना सकती है, क्या हिकमत अमली उनको अपनानी चाहिए कि अगर उन्होंने सिर्फ एहतजाज और आवाज़ उठाने के अलावा अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे करना है, कैसे अपनी इनकम जो है उसको प्लस पे लेके जाना है? नहीं, पहले एक बात, अगर अवाम इफ्तिखार चौधरी के लिए खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे? मुशर्रफ को गिराया था कि नहीं गिराया था? क्या मुशर्रफ को मजबूर नहीं किया था कि आप इफ्तिखार चौधरी को वापस लेकर आए? बात ये अवाम नहीं कर रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, इंसान को उतना मिलता है जितना उसने कोशिश की। ये कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ बच्चों को मारते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कहे हुकूमत, देखिए मैंने अपने ड्राइवर से भी समझाया, नहीं मानते। मैं इनको ये कहता हूँ कि देखो 9 करोड़ लोग हैं, आपको बता देता हूँ, घरेलू खवातीन, अगर उसके पास 20 लाख रुपया है, कहीं से मिल गया, काफी ने दिया, कहीं 20 लाख उसने जमा कर लिया, वो बैंक में जमा किया, उसके ऊपर जुर्माना होता है कि तुम फाइलर नहीं हो। अरे भाई उसकी आमदनी है ही नहीं तो फाइलर क्यों होगा? उस पर भी आप उससे भी ले रहे हैं। आपका जो मासी है, प्लम्बर है, वो जब मोबाइल खरीदता है तो उस पर पैसे कट जाते हैं। मैं जब अपना कार्ड डालता हूं तो मेरे जो पैसे कटते हैं मैं अपने रिटर्न में वापस ले लेता हूं। तो बात यह है कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। अब मीडिया की अगर आप बात कर ले, उसमें भी मेरा एतराज है। अगर वो 45 मिनट सियासतदानों की खबरें, चटपटी खबरें देते हैं तो महंगाई उसकी खबरें 12 मिनट देते हैं। मैं कहता हूँ आप भी 45 मिनट जो बालकान है वो ये कहें
कि भाई ये आवाम का मामला है। इसलिए मैं बात क्यों कह रहा हूँ आज आपको बता दूं, मसला आ गया मेरे ईमान का। बुनियानो मरसूस आवे, देखिए मैं हम लोग बात करते हैं, जरा सा मैं आपको कुरान का रेफरेंस दे दूं, मेरा मजहब है आपका मजहब। बुनियानो मरसूस के हाफिज साहब भी बहुत बात करते हैं, जरूर करें। वो आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में जहाद करते हैं वो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत की अल्लाह ताला ने, फतेह आपको भारत से दिला दी, अल्लाह की मदद आई है, ये आप मान ले, क्रेडिट कोई भी ले, अल्लाह ने मदद की है। ये सूरह आयत नंबर 4 है, उसके बाद हम बात नहीं करते, कोई भी नहीं करता। मैं आपको कहना चाहता हूँ उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 में क्या कहा है, आपने जो जान की कुर्बानी दी, अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी तो क्या होगा। आयत नंबर 13, नस्र मिनल्लाह फतह करीब, नसीब नहीं होगी। अब आप ये देखिए कि जो बजट आया है इसमें आपने कुर्बानी दी है या आवाम को रगड़ा है। सर ये तो ये डिस्कशन जो है वो, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कुछ और डिस्कशन कर रहे थे, बहरहाल आप बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन सर चूँकि अगर हम बनियान मरसूस को अलग रखें और इसको अलग रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बिल्कुल वजह फरमाया आपने कि अपने हकूक़ के लिए खुद जंग लड़नी चाहिए। लेकिन सर वो कैसे लड़ें उसके लिए एक मैकेनिज़्म जो है वो हमें बहरहाल समझ नहीं आया। लेकिन आज आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमत है उसमें मज़ीद कमी हुई है जैसा सर ने कहा है, और अमरीकी खाम तेल की कीमत जो है वो $69 फ़ी बैरल जो है वो हो चुकी है। बरतानवी खाम तेल $71 में फ़रोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ ईरानी जो है वो $69 में हो रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि फिर भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी नहीं आई, बल्कि जो कीमतें बरकरार थी उनको मज़ीद उसी के ऊपर जो है वो बरकरार रखने का मंसूबा जो है वो बनाया गया है और उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सो पाकिस्तान की मईशत के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, बहरहाल इसका भी किसी किस्म का कोई भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। इससे हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं GR बलोच साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, लास्ट प्रोग्राम में हमने जब आपके साथ डिस्कशन की थी नशिस्त में आपने यही फरमाया था कि बहुत ज़बरदस्त जो है ये प्रोसेस हो रहा है और डेफिनेटली उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। सिंगापुर के अंदर जो MOU साइन हुए थे, तकनीकी सतह के टेक्निकल्स मुज़ाकरात हुए थे, और सर उसके बाद आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये है कि आज दोबारा से एक तनाव हमें देखने में नज़र आया। सर इस चीज़ को आप शायद बेहतर समझाएं, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ें जो हमें समझ नहीं आ रही होती तो उसमें आप जैसे लोग ही हैं जो हमें और हमारी आवाम को ये चीज़ समझा देते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये जो आज अटैक हुआ है रात को, जो हमने देखा, पहले अमेरिका ने किया, फिर ईरान ने जवाबन किया, फिर अमेरिका की तरफ से बयानात आए बड़े सख्त तरीन, फिर ईरान की तरफ से भी उसी तरह के बयानात आए कि अमेरिका कभी भी अपनी बात पे जो है वो अटल नहीं रह सकता, अमेरिका के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। तो सर हम क्या कहें कि MOU जो है वो टूट गया, दरारें पड़ गई, या फिर जो हमारे सीज़ फायर्स थे वो शायद अब आगे चल ना पाएँ, ये क्या सूरत हाल है सर? इस कन्फ्यूजन को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहीं कहा होगा डेफिनेटली कि हम एक प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं। ये एक इवेंट नहीं है, ये सिलसिला है ब्रिज बिल्डिंग का। तो वो तो ब्रिज बिल्डिंग का है जो जिसमें सालों की दरारें हैं, सालों का गैप है, लिहाजा उसको ठीक होने में टाइम लगेगा और वक्त लगेगा। ये जो जितने भी लोग, पाकिस्तान भी और बाकी जो भी इसके साथ जुड़े हुए थे इस अमन के मुआहदे के अंदर, कि ये रिस्क है क्योंकि दोनों में इतना सारा गैप है, ट्रस्ट का ट्रस्ट डेफिसिट है, बदगुमानी है, और फिर दोनों को ये भी गुमान है अपने मुतालिक कि ईरान कहता है हमने जंग जीती और ट्रम्प कहता है हमने जंग जीती। लिहाजा वो गलत या सही क्लेम है जो वो करते रहते हैं। तो ये जो दूबदू फायरिंग हुई है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कहीं प्रोवोकेशन होगी।
और लेकिन उसका एक मैकेनिज्म भी बना लिया है इन्होंने। इसी जो MOU साइन हुआ है उसके अंदर ये मैकेनिज्म है कि क्राइसिस के अंदर क्या होगा। दो चीजें उन्होंने की हैं, एक तो हॉटलाइन है बिटवीन नाउ ईरान एंड द US, वो अब स्टेब्लिश हो रही होगी या हो चुकी होगी कि अगर कोई ऐसा मसला आता है तो बजाय कि वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाए उससे पहले वो बातचीत उनके कमांडर करेंगे और उसको कंटेन कर लेंगे। और मुझे लगता है कि वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ था जब ये आपस में फायरिंग हुई है। एक दफ़ा हुई फायरिंग, 2 दफ़ा हुई और फिर उन्होंने बयानात दिए और उसके बाद ठप हो गई है। सो मेरे ख्याल है दैट इज वर्किंग। फिर एक और भी मैकेनिज्म आगे चल के बनेगा मॉनिटरिंग का कि कौन अगर ज्यादती कर रहा है तो उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उसे मना किया जाएगा कि आप इस MOU को आगे बढ़ने दें और मजीद ना खराब करें। देखिए ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये MOU रहेगा और एग्रीमेंट होगा फाइनल, इसलिए कि इनके पास जंग तो चॉइस नहीं रहा दोनों के पास। हम ये भी नहीं कह सकते, ईरान ठीक है दावे जरूर करता है कि जी हम इससे ज्यादा खतरनाक वेपन्स है, तो इसी तरह से अमेरिका के पास भी है। दोनों के लिए कंट्रीज के लिए द कॉस्ट ऑफ वॉर इज अनबेरेबल। देखिए जब कॉस्ट ऑफ वॉर आप बढ़ा दें दोनों जब फरीकैन तो फिर स्टेलमेट हो जाता है। तो अभी अगर टेक्निकली हम कहें तो ये स्टेलमेट है, इसलिए कि दोनों ही कंट्रीज ना हमला नहीं कर सकता, कोई भी जंग का दोबारा नहीं हमला कर सकते दूसरे को जिस तरह अभी किया उन्होंने लास्ट गुज़श्ता कुछ घंटों में, लेकिन जंग दोबारा नहीं कर सकते। और ये किसी हद तक स्टेलमेट से ही आगे चल के ठीक। अच्छा जीआर बड़ोच साहब एक चीज़ समझा दीजिएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी ये जो ताज़ा तरीन अभी जो हमले किए गए हैं सर उसमें एक कन्फ्यूजन है। अब अमेरिका की जानिब से तो जो बयानात आ रहे हैं उसमें तो ये बात की जा रही है कि पहले ईरान ने जो है अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं, फिर ईरान भी ये कह रहा है कि हमने जवाबन जो कार्रवाई है वो की है। तो सर अपना हुर्मुज़ के ऊपर ये जो हुआ है अटैक, मतलब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि या क्या अपना हुर्मुज़ के ऊपर हुआ है, या फिर इसको ओमान की तरफ से हम कहें कि ओमान की जो हदूद है उससे शायद ये गुजर रहे थे जहाज। तो सर ये कंफ्यूजन ओवरऑल क्या है, इसको जरा बताइएगा। मेरा ख्याल है जो मेरा अंदाजा है, आई डोंट हैव सरकारी मेरे पास तो डिटेल नहीं है, जो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त ईरान का ये स्टैंस है कि जो स्टेट ऑफ हर्मोज है अपनाए हर्मोज वो खुला हुआ है, बंद नहीं है, लेकिन की शर्त है, और लेकिन भी बड़े जिद्दी अल्फाज में बोर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन आपने हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो रूट वो बताएंगे, जब वो परमिशन देंगे कि आप निकलो तो फिर आपने निकलना है। तो ये जो हमले किए हैं, हाँ जी, ये फिर हो सकता है, हमारा ये अंदाजा है, मैं ये नहीं कहता कि ये लाजमी इस तरह हुआ होगा, लेकिन जो मेरा अंदाजा है कि कुछ जहाज जो कि किसी पावरफुल कंट्री के होंगे या पावरफुल कंट्री से आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि ईरान को हमने नहीं, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि कोई भी ईरान को कोई टोल नहीं देगा, देगा ना पूछेगा, सॉवरेनिटी दुनिया की होगी। लिहाजा ये पॉसिबल है कि वो उस गुजरगाह से नहीं गुजरा जहां से ईरान चाहता है, या ईरान से सरेदस्त उसने परमिशन ही ना ली हो। तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन रहेगा। कुछ लोग ओबे करेंगे उनके ऑर्डर्स को, कुछ नहीं करेंगे। सो आई थिंक वील सी दीज इश्यूज आने वाले वक्तों में ये चीजें होंगी, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल है कोई मैकेनिज्म बनेगा कि अगर वो जो कंसेंसस बनेगा, डेफिनेटली अमेरिका का भी और ईरान के मिलके करेंगे कि अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो उसके ऊपर बजाय फायरिंग करने के वी शुड डू सम बेटर कंसल्टेशंस। होप सो, क्योंकि ईरान भी अपने अभी जज्बे में है और अमेरिका तो एग्रेसिव, उसने अपनी फोर्सेस पीछे नहीं हटाई। देखिए ये बड़ा जरूरी है समझना हमें। लेकिन सर एक चीज़, क्योंकि आपने कहा कि उसमें हो सकता है कि डेफिनेटली जो शिकिया मौजूद है उसमें ये वाज़े तौर पर है कि जो भी जहाज़ अपना हुर्मुज़ को क्रॉस करेंगे वो टोल फ्री होंगे, जाहिर है इसके ऊपर ही हुआ। तो सर फिर अभी क्योंकि जो ईरान है उसकी जानिब से तो बहरहाल इसके ऊपर कोई किसी किस्म की तफसीलात नहीं शेयर की गई कि हाँ आया कि हमने हमला किया है नहीं किया है, बहरहाल अमेरिका ही इसके ऊपर जो है बातचीत भी कर रहा है।
तो सर इस मामले को, क्योंकि आज हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं और ईरान के, उनकी बातचीत भी हुई है और उन्होंने भी यही बात की है कि अगर अमेरिका इसी तरह की सूरत हाल करेगा तो फिर जवाब जो है वो ऐसे, तो पाकिस्तान कब तक जो है ऐसा मीडिएटर इसमें अपना किरदार अदा करता रहेगा, कब तक होल्ड कर पाएगा? और आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि MOU तो हो गया, उसमें दरारें नहीं आई, लेकिन सर अगर इसी तरह की चीज़ें होंगी, अगर हम कल की बात करें कि अगर फिर से ये हमला होता है तो फिर तो ईरान ने कहा है कि हम कुवैत पे भी हमला करेंगे, बाकी में दीगर ममालिक के उन्होंने नाम नहीं है, अगर ये सूरत हाल बनती है तो फिर क्या पिक्चर आप देख रहे हैं सर? देखिए, ईरान का ये हम अपने आर्टिकल में भी लिख चुके हैं कि ईरान को बड़े जब्त का मुजाहरा करना पड़ेगा, उनको ट्रिगर हैप्पी नहीं होना पड़ेगा, अमेरिका को भी ट्रिगर हैप्पी नहीं होना पड़ेगा। हम तो देखिए मीडिएटर्स हैं, हम हैं जजेस या रेफरी, हम पार्टी नहीं है। लिहाजा हमारा काम पाकिस्तान का है कि कोशिश करें कि इनके टेम्पर नीचे रखें, कोशिश करें कि जहाँ कम्युनिकेशन दुरुस्त नहीं होता उसको रखें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि जो आते हैं ना बयानात, वो दोनों ही अपनी ऑडियंस को बता रहे होते हैं, अपने अवाम को बता रहे होते हैं कि हम बड़े तकड़े, यू डोंट वरी अपॉन अस। ईरान को भी अपने लोगों को खुश रखना है और उनको इस बात पे रखना है कि नहीं, हमने कोई सरेंडर नहीं किया, और वाकई नहीं भी किया, उन्होंने बहुत अच्छा। साथ साथ उन्होंने ये भी बताना है कि हम जवाब दर जवाब देने की सलाहियत, काबिलियत रखें, ताकि मोरल जो लोगों का वो आगे मतलब डाउन ना हो बल्कि आप ही रहे। जी, इसी तरह से अमेरिका भी अपने जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उसको तकड़ा देखना चाहती है कि बड़ा मैं पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ, देखो मैंने ही ईरान को इस एग्रीमेंट पे आमादा किया या मजबूर किया। तो इसलिए मेरे ख्याल है ये इनको इस पैराए में देखना चाहिए, जो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से इन्फ्लेमेटरी या बहुत भड़काने वाली आती हैं। सो एंड दे अंडरस्टैंड इट, और वो समझते भी हैं कि ये भड़काने के लिए है, लेकिन हमने भड़कना नहीं है। एंड दिस इज वेयर आवर रोल कम्स। हम कहते हैं कि भाई जरा ठंडे हो जाए, जरा ठंडे हो जाए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर जाते से ये बताइएगा कि अभी जो राउंड 2 का स्टार्ट जो है वो ट्यूसडे से हो रहा है दोबारा से सिंगापुर के, उसके अंदर लो लेवल पहले डेलीगेशंस का जो है वो वहाँ पे नशिस्त होगी, फिर जो है हाई लेवल होगी। तो सर अगर ये 2-3 दिन स्मूथली नहीं गुजरते तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब हम तो ये उम्मीद करते हैं, आप भी हमेशा से ये कहते हैं कि उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए और पॉजिटिव ही समरात उसके आते हैं। सो सर ये जो भी सूरत हाल हो रही है, आपको लगता है कि फिर ट्यूसडे तक ये मामला स्मूथली चलेगा और राउंड 2 का स्टार्ट हो जाएगा सर? जी इंशाल्लाह। आई थिंक मैं अगेन आई विल नॉट चेंज माय माइंड कि आप उम्मीद बेहतर रखें तो हालात भी बेहतर हो जाते हैं। सो नहीं, मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा वाकया नहीं है, इसको उन्होंने सेट कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि वो एक दूसरे को कहेंगे भी कि एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो राउंड 2 है वो जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसी उम्मीद के साथ कि ट्यूसडे को राउंड 2 होगा, और क्योंकि इसी दौरान में जो है वो आयतुल्लाह हमनाई साहब का जो तदफीन की प्रॉपर एक सेरेमनी है उसको भी कंडक्ट किया जाएगा। तो होपफुल है कि इंशाल्लाह ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो स्मूथली आगे चलती रहे। सो बहुत शुक्रिया जी, और बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसके ऊपर अपना कीमती तजिया दे रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, तराने के बाद।